नमस्कार पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथीना पॉलीक्लिनिक सिलीगुड़ी से। नींद में बेहोश होना, नींद में चमकी आना, सीजर्स आना, कन्वल्जन आना, ये आप लोगों के कई सारे बच्चों को अगर हो रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज मैं ये नींद में जो स्पेशली होने वाली एपिलेप्सीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो हम डिटेल में देखेंगे और आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों बच्चों को केवल नींद में ही आती है और एपिलेप्सी कैसे, कौन से टाइप्स हैं जो केवल नींद में आती हैं, इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, इलाज हम कैसे करते हैं। ठीक है, नींद और एपिलेप्सी का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि देखिए हमारा ब्रेन भी एक प्रकार का बैटरी जैसा है, साधारण लैंग्वेज में कहें तो इसमें बहुत सारी करंट जनरेट होती है। और यही जो है कि हम लोग ईईजी में देखते हैं कि ये करंट का प्रभाव जो है एपिलेप्सी के बच्चों में ज़्यादा दिखता है और नींद के साथ एपिलेप्सी का बहुत गहरा संबंध है। तो मैं साधारण भाषा में आप लोगों को इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या है और किस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो नींद का जो साइकिल होता है, स्लीप साइकिल के कई पार्ट्स होते हैं। उसमें जैसे रैपिड आई मोमेंट्स बोलते हैं, नॉन रैपिड आई मोमेंट्स बोलते हैं। मतलब नींद में हमारी क्या होती है ना, आंखें हल्की हल्की मूवमेंट होती है, बॉडी मूवमेंट होती है, और कुछ पार्ट की जो नींद में होता है जो हम बहुत डीपली सोते हैं। तो मेडिकली इसको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कई ऐसे साइकिल्स में डिवाइड किया हुआ है। तो रफली इसको रैपिड आई मोमेंट बोलते हैं और नॉन रैपिड आई मोमेंट, एनआरईएम, आरईएम, ऐसे करके दो मेनली साइकिल्स होते हैं। तो आरईएम स्लीप होते हैं जहाँ पे रैपिड आई मोमेंट स्लीप होती है, उसमें ज़्यादा हरकतें होती नहीं हैं। लेकिन जब एनआरईएम स्लीप, नॉन रैपिड आई मोमेंट जब स्टार्ट होता है, उस फेज़ में हमारे ब्रेन के जितने भी करंट हैं बहुत सिंक्रोनाइज रूप में वो फायरिंग करने लगता है ब्रेन के अंदर। उस समय में ज़्यादातर बच्चों को जिनको एपिलेप्सी आने की टेंडेंसी से उस स्टेज में ज़्यादा दिखता है। तो क्यों ऐसे होता है कि कुछ बच्चों को केवल नींद में ही आती है? तो इसके लिए मैं आपको एक ब्रेन के सैंपल से आप समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे ह्यूमन ब्रेन इस तरीके की रहती है, जैसे अगर आप मेरा ब्रेन देखेंगे तो इस तरीके से रहेगा। ये दो पार्ट की होती है, राइट और लेफ्ट, और इसमें ज़्यादा मेजरली 4 पार्ट होता है। आगे का फ्रंटल लोब जो आगे वाला पार्ट है, मेजरली आपका 50-60% फ्रंटल लोब रहता है। फिर पीछे जो है आपका यहाँ पे पैराइटल लोब बोलते हैं, बीच वाली साइड में जो होता है वो टेम्पोरल लोब होता है यहाँ पे, और पीछे के और जो होते हैं इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब जो पीछे है। तो ब्रेन के मुख्यतः 4 लोब्स होते हैं या 4 पार्ट्स होते हैं रफली। तो ये पार्ट के हिसाब से भी जो है एपिलेप्सीज की क्लासिफिकेशन की हुई है। ठीक है, तो कुछ स्लीप एपिलेप्सीज होते हैं जो केवल नींद में ही आती हैं, तो केवल उनको स्लीप एपिलेप्सीज कहते हैं, जो केवल नींद में आते हैं। कुछ होते हैं कि स्लीप एक्वेंचुएटेड एपिलेप्सी बोलते हैं। मतलब क्या कि मतलब उनको दिन में भी आती है सीजर्स, लेकिन रात के समय में ज़्यादा आती है। इस टाइप के भी कुछ एपिलेप्सी होते हैं। और तीसरे टाइप होते हैं कि अराउजल एपिलेप्सी बोलते हैं। अराउजल एपिलेप्सी का मतलब क्या है कि कोई सुबह जब उठता है, उठने के जस्ट इमीडिएटली बाद में फिर उसको जो है बड़े सीजर्स आते हैं, या किसी को उठने के बाद हल्के हाथ झटकना, जैसे कुछ पकड़ा हुआ है, हाथ में से कुछ गिर गया, कंघी कर रहे हैं, हाथ में से झटका हुआ, जिसको बोलते हैं मायोक्लोनिक सीजर्स। ठीक है, तो ये भी एक अराउजल एपिलेप्सीज में आती हैं। तो आज मैं ज़्यादातर केवल जो नींद में केवल सोते समय जो होती है उस एपिलेप्सीज के बारे में ज़्यादा डिटेली बात करूँगा। तो ये जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई कि अलग अलग जो लोब्स की बातें की है ना, तो इसमें जो केवल नींद में होने वाली सीजर्स, अभी नींद मतलब केवल रात की बात नहीं है, जब बच्चा दिन में सोता है उस समय भी सीजर्स आ सकते हैं। तो कई बच्चे होते हैं दिन में सोते हैं, कभी कभी आती है, रात में सोते हैं उस समय भी आ रही है। तो इसमें सबसे कॉमन वाला जो होता है जिसको कहते हैं रोलैंडिक एपिलेप्सी। रोलैंडिक मतलब ब्रेन का एक हिस्सा है, रोलैंडिक सल्कस बोल के है, ब्रेन के दोनों साइड में हमारे रोलैंडिक सल्कस होते हैं। क्योंकि ब्रेन में देखिए आप उबड़ खाबड़ आप देख रहे होंगे, अप एंड डाउन होता है। गायराई होता है अपर वाला पार्ट, और ये डीप वाला पार्ट होता है, इसको सल्कस बोलते हैं। तो ये सल्कस से हमारे दोनों तरफ से करंट जनरेट होती है, जिसको कहते हैं आपका रोलैंडिक एपिलेप्सी। अब इसे सामने एक होता है फ्रंटल लोब एपिलेप्सी। अब ये लोब के नाम से एपिलेप्सी है, फ्रंटल लोब एपिलेप्सी, और इसका नाम ही अलग है कि नॉक्टर्नल फ्रंटल लोब एपिलेप्सी बोलते हैं। नॉक्टर्नल मतलब जो रात में होने वाली। तो एक फ्रंटल लोब एपिलेप्सी है, एक आपका रोलैंडिक एपिलेप्सी है, एक आपका पैराइटल लोब एपिलेप्सी बोलते हैं, नॉक्टर्नल पैराइटल लोब एपिलेप्सी।
और एक होता है नॉक्टर्नल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, एक होता है नॉक्टर्नल ऑक्सीपिटल लोब एपिलेप्सी। अब ये बड़े बड़े ऐसे मेडिकल वर्ड्स आपको लग रहे होंगे, साधारण भाषा में जो कॉमन जो नींद में दिखने वाली एपिलेप्सीज हैं वो तो आपका फ्रंटल लोब एपिलेप्सी और रोलैंडिक एपिलेप्सी, ये दो एपिलेप्सीज बहुत कॉमनली बच्चे लोगों में दिखते हैं। स्पेशली आपका जो रोलैंडिक एपिलेप्सी है वन ऑफ द कॉमनेस्ट एपिलेप्सीज में आते हैं। अगर मैं दिन में अगर आपको दिन में अगर मैं अगर 100 बच्चा देखता हूँ तो उसमें से 25 से 30 एपिलेप्सी के, अगर 100 एपिलेप्सी के बच्चे देखता हूँ तो 25 से 30 केवल रोलैंडिक एपिलेप्सी ही रहते हैं। मतलब 25 से 30% टोटल एपिलेप्सीज में से रोलैंडिक एपिलेप्सी ही रहता है। ठीक है, तो लोब के हिसाब से इसकी नामकरण की गई है। तो इसमें से मैं स्पेशली बात करूँगा आपका रोलैंडिक एपिलेप्सी के बारे में। तो रोलैंडिक एपिलेप्सी जो है वन ऑफ द कॉमनेस्ट चाइल्डहुड एपिलेप्सीज में आते हैं। ये आपका नॉर्मली ग्रोइंग बच्चे को होता है, मतलब एब्सोल्युटली चलना फिरना जन्म के टाइम में ठीक है, चलना फिरना भी टाइम पे किए हुए हैं, अच्छे स्कूल जा रहे हैं, और ये करीब करीब 5 से लेकर 12-14 साल के आसपास के बच्चे होते हैं। बहुत छोटे बच्चों को नहीं होता, ये कम से कम 3-4 साल के ऊपर, एटलीस्ट रफली आपका 5 से 12 साल के आसपास के रेंज के बच्चों को नींद में अचानक से सीजर्स आती है पहली बार, और अचानक से पेरेंट्स देख के वो घबरा जाते हैं अचानक से। फिर सीजर्स के बाद बच्चा पूरा नॉर्मल भी हो जाता है। खास बात है कि इसमें सीजर का टाइप और जो है वो भी थोड़ा सा क्लासिकल है। इसमें क्लासिकल का मतलब क्या है, ये रोलैंडिक सी जगह से जब करंट डिस्चार्ज होती है तो ये ज़्यादातर हमारे फेस और हमारे हाथों को ज़्यादा सप्लाई करता है, ये वाला एरिया। क्योंकि ब्रेन में से क्या होता है, हाथ का एरिया अलग है, पैर का अलग एरिया है, फेस का एरिया अलग है, सबके एरियाज अलग होते हैं। किस जगह पे ज़्यादा करंट जा रही है उस हिसाब से बॉडी का जो है झटके आने लगते हैं। तो ये जो रोलैंडिक सल्कस है ये हमारा फेस को और हमारे हाथ को सप्लाई करती है। तो कुछ बच्चों को ब्रेन के एक ही सल्कस से करंट आता है, सपोज लेफ्ट साइड से करंट ज़्यादा आ रहा है तो उनको राइट साइड में हाथ झटकेगा, मुंह का ट्विचिंग होगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, मुंह में से पूरा थूक जमेगा, है ना, और पैर वगैरह नहीं हिलता है। पूरी बड़ी वाली सीजर जनरली नहीं आती हैं। तो शुरुआत में से छोटे से सीजर्स आपको दिखेगा कि माउथ ट्विच हो गया एक साइड का, हाथ जग्स हो रहा है, मुंह से झाग आ रहे हैं ना, इस तरीके के सिम्टम रहते हैं। किसी किसी को होता है कि बड़े से झटके आते हैं, रेयरली होता है। जनरलाइज सीजर्स इतना कॉमनली नहीं देखने को मिलता है। ज़्यादातर अगर लेफ्ट साइड का करंट है तो राइट साइड झटकेगा, राइट साइड का करंट है तो लेफ्ट साइड झटकेगा। ठीक है, लेकिन नींद में ही दिखता है ये। कभी कभी वो इतना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है कि पेरेंट्स लोग उसको पिक नहीं कर पाते, क्योंकि सब लोग सो रहे होते हैं नींद में, तो पता भी नहीं चलता है। कभी कभी सुबह उठ के देखा कि मुंह में पूरा बेड में पूरा जो है राड़ा गिरा हुआ है और बच्चे को भी याद नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी अननोटिस भी जा सकता है। सडनली किसी दिन जब बड़ा सीजर्स आता है तब उस समय पता चलता है ना। तो ये करीब करीब वही 5 से 12 साल का बच्चा, एब्सोल्युटली नॉर्मल बच्चा को सडनली सीजर्स आ जाता है। नेक्स्ट डे बच्चा पूरा ठीक है, उसको फीवर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं, अचानक एक बार सीजर आया, नेक्स्ट डे आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं। तो ये एक यूजुअल कहानी है। तो अगर आपके बच्चे को केवल नींद में ही आता है सीजर्स और बच्चा एब्सोल्युटली नॉर्मल है तो हो सकता है उसको रोलैंडिक एपिलेप्सी हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एपिलेप्सी को ट्रीट करने वाले बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको एपिलेप्सी की डिटेल के बारे में जाना मतलब उतना ट्रेनिंग नहीं रहती है, क्योंकि इसमें ईईजी का बहुत बड़ा रोल है। ईईजी से हम लोग एक्चुअली लोकलाइज कर पाते हैं कि ये रोलैंडिक जगह से आ रहा है कि नहीं, जिसको हम सेंट्रोटेम्पोरल एरिया बोलते हैं। ये सेंट्रोटेम्पोरल रीजन से बहुत सारे इसके करंट आते हैं। सेंट्रल पार्ट है ये, और ये टेम्पोरल मतलब यहाँ तक जाती है उसकी करंट डिस्चार्ज। तो टिपिकली उसी जगह से अगर करंट डिस्चार्ज हो रही है तो ये बहुत क्लासिकली हम लोग इस बच्चे को हम लोग लेबल कर सकते हैं ये रोलैंडिक एपिलेप्सी है। इसमें एमआरआई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हम लोग बहुत श्योर है अपने डायग्नोसिस के लिए। और उसकी ट्रीटमेंट भी थोड़ी सी जो है बाकी दवाइयों के चॉइस में, क्योंकि देखिए एपिलेप्सी का खास बात ही यही है कि आपके पास मेडिसिन के बास्केट पड़ा हुआ, उसमें से कौन सा पिक करना चाहिए, राइट मेडिसिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना फिर आप अंधाधुन में ये चलाएंगे वो चलाएंगे ये चलाएंगे, 3-4 दवाई हो गई, फिर भी आपका मेन कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि राइट मेडिसिन नहीं जा रहा है, क्योंकि राइट एपिलेप्सी सिंड्रोम डायग्नोस नहीं हो रहा है। तो रोलैंडिक एपिलेप्सी वन ऑफ द कॉमनेस्ट एपिलेप्सी है ना। तो मैंने आपको सीजर के बारे में बात किया, वो एज ग्रुप के बारे में बात किया। अगर एमआरआई करेंगे, एमआरआई पूरा एब्सोल्युटली नॉर्मल आएगा। उसकी ट्रीटमेंट के बारे में मैं आखिर में बात करूँगा। अब दूसरा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो है फ्रंटल लोब एपिलेप्सी। ये इतना कॉमन नहीं है जितना रोलैंडिक एपिलेप्सी है। फ्रंटल लोब एपिलेप्सी भी स्पेशली रात को ही होता है या फिर दिन में जब सोते हैं उस समय होता है। ये एक एपिलेप्सी जिसमें दिन में भी कभी कभी बच्चों को आ सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल एकदम नहीं है कि नहीं होगा, मैक्सिमम बच्चों को नहीं होता है। रेयरली अगर नाइट में बहुत बार हो गया, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो दिन में भी होना शुरू हो जाता है।
तो फ्रंटल लोब एपिलेप्सी बहुत चैलेंजिंग एपिलेप्सीज में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ईईजी में भी कभी कभी एब्सोल्युटली नॉर्मल रहता है। तो ये हमारे न्यूरोलॉजिस्ट के लिए भी एक वन ऑफ द डिफिकल्ट एपिलेप्सीज में आते हैं। अगर हम लोग रेगुलर देख रहे हैं तो ही हम इस चीज़ को पकड़ पाते हैं, क्योंकि ईईजी भी कभी कभी बहुत बार जो है इस चीज़ को पकड़ नहीं पाती है। ईईजी में स्पेशली आपके फ्रंटल लोब आगे से जो है स्पाइक्स आते हैं, जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आते हैं। और इसका सीजर किस तरीके का रहता है, ये भी लगभग नॉर्मल बच्चों में ही दिखता है, ये थोड़ा बड़े बच्चे में दिखता है, जो है करीब 8 साल से लेकर 14-15 साल के आसपास के बच्चों को दिखता है। और ये सीजर्स जो हैं बहुत फ्रीक्वेंट होता है, डेली होता है ऑलमोस्ट, या फिर हफ्ते में कई दिन होता है। रोलैंडिक सीजर जो मैंने कहा वो आपके आज हुआ 3 महीने बाद हुआ, आज हुआ 6 महीने बाद हुआ, ऐसे बहुत गैप में आता है। फ्रीक्वेंसी उसकी इतनी नहीं है। लेकिन फ्रंटल लोब एपिलेप्सी ऐसी है जो आपको ऑलमोस्ट डेली होता है। शुरुआत में हो सकता है कुछ दिन गैप में हो, बाद में वो डेली होने लगेगा। छोटा सीजर्स होते हैं, 1 मिनट से 2 मिनट से भी कम। और इसमें खास बात है कि वो टिपिकल जो हम सीजर की बात करते हैं वैसे वाले नहीं आते, इसमें हाइपर मोटर बोलते हैं। हाइपर मोटर मतलब क्या है, हाथ कहीं जा रहा है, पैर कहीं जा रहा है, ऐसे लग भी नहीं रहा है कि उसको कुछ सीजर्स हैं। कोई वीडियो अगर आप क्लिक करेंगे तो कभी कभी देख के लगता है कि बच्चा ऐसे नींद में छटपट कर रहा होगा, ऐसा लगेगा। मतलब इतनी चैलेंजिंग होती है ये, ठीक है। तो ये हाइपर मोटर सीजर्स हम लोग जो बोलते हैं, या फिर डिस्टोनिक सीजर, हाथ पैर को टेढ़ा कर रहे हैं थोड़ा सा है, लेकिन सीजर जैसा नहीं लगता है, क्योंकि बच्चा क्या है पूरा बेहोश नहीं होता है, इसमें अवेक जैसा रहता है, पूरा आँख खोलता है, देखता है, उसमें आंखें पलटना, एक तरफ देखना, जो मैं सीजर्स की बात करता हूँ वैसे नहीं होते इसमें। तो ये वाली सीजर्स कभी कभी बहुत चैलेंजिंग होती है कि क्या है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है छोटे बच्चों में नींद की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनको मेडिकली पैरासोम्नियाज बोलते हैं। पैरासोम्नियाज और एपिलेप्सी कभी कभी एक जैसी दिखती है, तो इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स। मैं आप लोगों से इस चीज़ को क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको केवल नींद की शिकायतें होती हैं, पैरासोम्नियाज होते हैं, लेकिन उनको जो है एपिलेप्सी की दवाइयाँ जा रही है, क्योंकि ईईजी ठीक से रिपोर्ट नहीं हुई है, ईईजी की क्लासिफिकेशन में जो है एपिलेप्सी का टाइपिंग जो प्रॉपरली नहीं हुआ है। तो ये जो है इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग सही तरीके से इसको आइडेंटिफाई करेंगे और राइट मेडिसिन, जो मेडिसिन के बास्केट से राइट मेडिसिन चूज़ करेंगे, तो इसमें रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। ये दोनों टाइप की जितनी भी स्लीप रिलेटेड एपिलेप्सीज हैं, इसमें ज़्यादातर में एमआरआई नॉर्मल रहती है। हालांकि एक चीज़ है कि किसी बच्चे जैसे उनका जन्म में कभी गिरने की वजह से डैमेज हो गया, या फिर जन्म में भी कभी कॉन्जेनाइटली कुछ ब्रेन के पार्ट अलग है, उनमें भी ये नाइट में सीजर्स आना पॉसिबल है, जिसको हम कॉर्टिकल डिस्प्लेजिया बोलते हैं, कि ब्रेन के कुछ पार्ट है जो अलग है, तो इनको भी रात में सीजर्स बार बार आते हैं। तो उनमें हमेशा जो स्लीप रिलेटेड एपिलेप्सी है और वो रोलैंडिक एपिलेप्सी नहीं है, तो हम लोग बहुत बार एमआरआई भी करवाते हैं, ताकि वो चीज़ रूल आउट ना हो कि ब्रेन अलग टाइप का डैमेज जैसा या अलग प्रकार का ना हो। तो अगर हम लोग डायग्नोसिस में डाउटफुल हैं या फिर बहुत क्लासिकली नहीं लग रहा है ईईजी में, तो हम लोग एमआरआई भी करवाते हैं। और ईईजी का बहुत बड़ा रोल है, ईईजी ही है जो हमको बता सकता है कि ये कौन से प्रकार की एपिलेप्सी है। इसीलिए कभी भी आप लोग, अगर आपके बच्चे के एपिलेप्सी की शिकायतें हैं, वो ट्रीटमेंट चल रही हैं, और आप किसी पीडियाट्रिशियन को दिखा रहे हैं, या फिर आपका ठीक नहीं हो रहा है एपिलेप्सी, तो फिर आपको डेफिनेटली न्यूरोलॉजिस्ट, स्पेशली पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट आसपास जो भी हैं उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा अलग चीज़ है। स्पेशली चाइल्डहुड एपिलेप्सीज में बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे उसके सिम्टम्स अलग हैं, एडल्ट एपिलेप्सीज से डिफरेंशिएट है, क्योंकि ये सारे एज डिपेंडेंट एपिलेप्सीज बोलते हैं। बड़े लोगों में दिखता नहीं है, केवल बच्चों के आने वाले टिपिकल एज ग्रुप में दिखने वाली एपिलेप्सीज हैं, ठीक है। तो ये हो गई। बाकी आपकी जो पैराइटल लोब वाली एपिलेप्सीज मैंने बोला, ये थोड़ा रेयर है। बाकी एक ऑक्सीपिटल लोब एपिलेप्सीज होते हैं, जो पीछे से जो करंट आती है, इसमें कभी कभी क्या होता है, बच्चे को केवल सिम्टम वॉमिटिंग वाली सिम्टम होती है। बच्चे सो गया, सो के उठ गया, और उठने के बाद वॉमिटिंग कर रहा है, केवल वॉमिटिंग कर रहा है और कुछ भी नहीं है। तो कभी भी आपके बच्चे को अगर ऐसी शिकायतें हैं कि वो नींद से उठ के केवल वॉमिटिंग करता है, अरे कई महीनों से चल रहा है, हो रहा है, आप वॉमिटिंग की दवाई दे रहे हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड कर लिया, वो ठीक है, लेकिन एक ईईजी नहीं करते, क्योंकि क्या होता है, वो सस्पेक्ट नहीं करते, उस चीज़ को समझते नहीं है कि कभी कभी सीजर्स जो हैं केवल वॉमिटिंग के रूप में भी आ सकता है। और कभी ऐसा होता है कि बहुत महीने के बाद सडनली किसी दिन उसको अचानक से आंख टेढ़ा किया, एक दिन स्थिर हो गया, क्योंकि आंख और ये पीछे के लोब का जो है, आंख और हमारे ऑक्सीपिटल लोब का डायरेक्ट संबंध है। तो कभी कभी क्या होता है, वॉमिटिंग होते 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 बाद में कई महीनों के बाद अचानक किसी दिन बच्चा आंख को एक तरफ टेढ़ा करके पूरा बेहोश सा हो जाता है, तब फिर जाके वो डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं। तो मेरा ये मैसेज है कि अगर आपके बच्चे को बार बार वॉमिटिंग्स हो रहे हैं, स्पेशली नींद से उठ के वॉमिटिंग करता है, स्पेशली नाइट के टाइम में, और वो वॉमिटिंग आपकी वॉमिटिंग की दवाई से ठीक नहीं हो रही है,
तो आपको डेफिनेटली एक ईईजी करवानी चाहिए ताकि वो ऑक्सीपिटल लोब एपिलेप्सी जो है वो मिस आउट ना हो, क्योंकि उसमें एपिलेप्सी की दवाई से ही वो क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो पेरेंट्स मैंने आपको आज ये सारी चीज़ें डिस्कस की कि कई कई टाइप की जो एपिलेप्सी जो है आपके ब्रेन के हिस्से के हिसाब से कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। कुछ कुछ एपिलेप्सीज होते हैं जो दिन में भी आता है और रात को और ज़्यादा आता है। ये स्पेशली सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चों में दिखती है, जिनको ब्रेन में डैमेज रहती है, उनको बहुत सारे सीजर्स आते हैं। उनको डे टाइम में भी आता है लेकिन नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये भी एक है। और एक मैंने जो अराउजल एपिलेप्सी की बात की कि किसी जो नॉर्मली ग्रोइंग बच्चे होते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, ज़्यादातर 5 साल के बड़े बच्चे नींद से उठने के बाद सुबह सुबह के टाइम में आते हैं झटके। ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग GTCS बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर, GTCS ऑन अवेकनिंग, मेडिकल भाषा में GTCS ऑन अवेकनिंग बोलते हैं। इनका MRI नॉर्मल रहती है, बच्चे भी डेवलपमेंटली नॉर्मल रहते हैं ना। तो ये भी एक टाइप की एपिलेप्सी है। EEG में उसका पूरा ब्रेन के पूरे जनरलाइज्ड उसमें जो है करंट के डिस्चार्ज मिलेंगे। और एक होता है आपका सुबह उठ के हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है वो गिर जाता है, जिसको मायोक्लोनिक एपिलेप्सीज कहते हैं ना। तो जो जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, स्पेशली बड़े बच्चे 10-12 साल के ऊपर वाले बच्चे हैं, जिनको सुबह उठने के बाद हाथ में से अगर कुछ गिरता है, कंघी करते समय कंघी वो होता है, हाथ से झटकते हैं, तो आपको इस चीज़ को भी नोट करना चाहिए, इस सिम्टम को भी जो है इग्नोर नहीं करनी चाहिए। और ट्रीटमेंट जो है इन सारे एपिलेप्सीज के लिए कुछ कुछ दवाइयां हैं जो ज़्यादा काम करती हैं। जैसे कि आपका इन सारे ग्रुप में ज़्यादातर हम लोग ऑक्सकार्बोनाजेपिन हो गया, या फिर सोडियम वैल्प्रोइट हो गया, या फिर लेवेट्रासिटाम हो गया, इन तीनों दवाइयों का ज़्यादातर हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, क्योंकि यही ज़्यादातर प्रेस्क्राइब की हुई है। तो EEG देख के उस हिसाब से हम लोग केस टू केस डिसाइड करते हैं कि कौन सी वाली मेडिसिन सबसे ठीक रहेगी। तो पेरेंट्स, आज के लिए मैं आप लोगों से इतने ही इन्फॉर्मेशन के साथ आज से मैं आप लोगों से विदा मांगता हूं। आप लोग इस वीडियो अगर आप लोगों को ठीक लगे, इसमें इन्फॉर्मेशन है आपको लगता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि इस तरीके के वीडियोज़ में देख रहा हूँ कि जिस तरीके का रेस्पॉन्स मैं अपने चैनल में देख रहा हूँ कि कोई भी पीडियाट्रिक के न्यूरो के कोई भी डॉक्टर इस तरीके के इन्फॉर्मेशन शेयर मे बी बिजी प्रैक्टिस की वजह से या जो भी रीज़न है उन करते नहीं हैं। तो मैं सिंप्लीफाई करके चीज़ों को आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि इन चीज़ों के बारे में, जो रेयर चीज़ें इसके बारे में आप समझ सकें। तो आज यही इन्फॉर्मेशन के साथ आज के लिए विदा मांगता हूं। अगले कोई इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।